हेलो एवरीवन। जिन भी स्टूडेंट्स का कोपा थ्योरी का एग्ज़ाम है वो ये मैराथन क्लास देखे बिना अपने एग्ज़ाम में ना जाएं। ये मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें 3 मॉडल पेपर एक साथ करवाएंगे। 3 मॉडल पेपर जो डीजीटी ने प्रोवाइड कराए हैं उनको हम एक ही मैराथन क्लास में करेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और 150 क्वेश्चन हम थ्योरी के करेंगे। आज की ही मैराथन क्लास में 150 क्वेश्चन थ्योरी के, 75 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आज की मैराथन क्लास में करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक मैराथन क्लास करवाई थी, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा जाके मेरे चैनल पर। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैराथन क्लास के लिए आपको इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी। और ये जो मॉडल पेपर, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपके चैनल पे करवाती हूँ, मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराती हूँ ये क्वेश्चंस, ये सभी के सभी डीजीटी द्वारा प्रोवाइडेड है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। और डीजीटी जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है उन्हीं में से पूरा क्वेश्चन पेपर बना देता है। तो उस नज़रिए से ये मैराथन क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैराथन क्लास को। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए इस मैराथन क्लास में और पिछली जो हमने मैराथन क्लास की थी उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होंगी। अब सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को आपको काफ़ी बार आपके सामने लाती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो विंडोज़ 10 है। कौन सा नहीं है, वो विंडोज़ 10 नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ 10 नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, उस कमांड को पहचाने जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। उस कमांड को पहचाने जो फाइलों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब फाइलों को हटाना है, रिमूव करना है, तो आप कहेंगे रिमूव के लिए तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन डिलीट यहाँ पर आंसर नहीं होगा, हमें कमांड बताना है। तो कमांड होता है RM। किसी भी क्या करना है, किसी भी फाइल को हटाना है, किसी भी फाइल को हमें रिमूव करना है तो उसका कमांड होता है RM, रिमूव। थर्ड क्वेश्चन है, KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनेक्स में है। KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनेक्स में है। किसका, प्रेफरेंस का, एप्लीकेशन का, सिस्टम का, या फिर सिस्टम सेटिंग का। तो एप्लीकेशन इसका राइट आंसर होगा। जो एप्लीकेशन है ये पहला विकल्प है किसमें, लाइनेक्स में। 4 नंबर क्वेश्चन है, OSS का फुल फॉर्म क्या है। OSS स्टैंड्स फॉर, तो OSS का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैंने बोला है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके कई बार आ चुके हैं। एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप में उपलब्ध है और आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है, क्या कहलाएगा। क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ गए तो आंसर आप तुरंत दे देंगे। एक सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप में उपलब्ध है और आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला, यानी कि वो फ्री है सबके लिए। तो क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके लिए क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध है और आगे के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है, यानी कि फ्री है वो। तो आंसर क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FSF का फुल फॉर्म क्या है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन थी, ठीक है। तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें किसी भी दस्तावेज को, सक्रिय यानी कि करंट डॉक्यूमेंट को, हमें एक्टिव डॉक्यूमेंट को परमानेंटली सेव करना, तो उसके लिए हम सेव यूज़ करेंगे। और डुप्लीकेट के बारे में बात आती है, डुप्लीकेट के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं, सेव एज। डुप्लीकेट, अगर हमें किसी फाइल का डुप्लीकेट बनानी है तो सेव एज के रूप में हम सेव करेंगे और दूसरा नाम भी उस फाइल का रख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है। जो MS वर्ड है उसमें जो कर्सर है, हम जैसे ही खोलते हैं MS वर्ड, उसमें जो कर्सर होता है, ये आपको दिख रहा है, ये कर्सर है, ये पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर है। तो कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है। जैसे ही हम MS वर्ड खोलते हैं तो जो कर्सर है वो स्टेटस बार पर दिखाई देता है। किस पर, स्टेटस बार पर दिखाई देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है, तो वो है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट।
10 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर? तो इसका राइट आंसर होगा वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट दृश्य। अगर आपको क्लास जो क्वेश्चन है वो सही से नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्लास की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखने लगेंगे। तुरंत पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? तो इसका उद्देश्य हमने पिछली क्लास में, पिछले मैराथन क्लास में भी पढ़ा था, टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका? क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन? तो गटर मार्जिन का उद्देश्य होता है मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग? टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगर हमें टैब सेटिंग करना होगा तो हम क्षैतिज रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर का उपयोग करेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उद्देश्य क्या है? तो कवर पेज यानी कि जो सब कुछ डिस्क्राइब कर दे। कवर पेज यानी कि जैसे हम कोई बुक ले लें, बुक का कवर पेज हम देखते हैं कि ये इसके ऑथर कौन है, राइट, सारी चीज़ें, दिनांक, ये कौन सी डेट को लिखी गई है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है? शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर बनाने के लिए कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाया जाता है। कोई 2 या 3, 4 सेल एक साथ मिला दो, एक बना दो, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे मर्ज। सेल को मर्ज करना, यानी कि इतने छोटे छोटे सेल हैं, एक्सेल में आप देखना सीट पे इतने छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, हम अगर इतना लंबा सेल चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे? इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे तो हमें सॉरी लाइन सीधी नहीं है, इस तरीके से सेल मिल जाएगा एक, ठीक है, तो उसको कहेंगे मर्ज करना। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को डैश कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा मेल मर्ज। क्या कहा जाएगा? मेल मर्ज। MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें सेंटर पे करना है, तो सेंटर पर हमें उस टेक्स्ट को करने के लिए Ctrl+E प्रेस करना होगा। यानी कि कोई टेक्स्ट उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको सेंटर पर करना है तो हम Ctrl+E करेंगे, तो वो जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस में Shift+Ctrl+N का उपयोग क्या है? इन ओपन ऑफिस Shift+Ctrl+N इज यूज्ड फॉर। तो जो ओपन ऑफिस है उसमें Shift+Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलने के लिए किसका? Shift+Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल कैसे डालेंगे? यानी कि आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोले हैं उसमें कोई साउंड फाइल डालनी है, यानी कि साउंड डालना है, तो आप कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फ्रॉम इंसर्ट पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ऑप्शन चूज़ करेंगे और फाइल हम चूज़ कर लेंगे। क्या होगा? फ्रॉम इंसर्ट, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ऑप्शन पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में आपको जो भी फाइल चाहिए होगी आप वहाँ से ले सकते हैं। इंडिविजुअल इन अ टेबल आर रिफर्ड टू एज। एक व्यक्तिक टेबल को डैश के रूप में संदर्भित करता है। एक व्यक्तिक टेबल को किसके रूप में संदर्भित करता है? सेल्स के रूप में संदर्भित करता है। सेल्स के रूप में संदर्भित करता है। आपको हम फिर से याद दिला दें, ये DGT द्वारा प्रोवाइडेड मॉडल पेपर हैं, ठीक है। तीनों मॉडल पेपर हम आज की ही क्लास में करेंगे, इसी बात की ये मैराथन क्लास है। 50 क्वेश्चन थ्योरी के अभी, ठीक है, फिर 25 क्वेश्चन हम ES के करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन थ्योरी के, फिर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, 50 क्वेश्चन थ्योरी के एंड 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस तरीके से हम ये पूरी मैराथन क्लास करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएगा 50 क्वेश्चन, आपको मैं फिर से बता दूं, 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे, टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से हमने आपको मॉडल पेपर में पहले से ही करवाए हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन टोटल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे? अगर अब हमें चार्ट डालना है, पहले साउंड फाइल डाल ली थी, अब हमें चार्ट डालना है, तो चार्ट कैसे डालेंगे?
इंसर्ट पर जाएंगे और चार्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे और उस तरीके से हम चार्ट डाल सकते हैं। MS वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके होते हैं? MS वर्ड में अगर हमें टेबल बनाना है तो उसके कितने तरीके हैं, कितने तरीके से हम टेबल बना सकते हैं? तो हम 3 तरीके से टेबल बना सकते हैं। मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे? हमें मेल मर्ज विकल्प पर पहुंचना है तो हम MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे? तो जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है ये मेलिंग टैब में होता है, मेलिंग टैब। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज? मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? तो वो है एनवलप्स। कौन सा नहीं है? एनवलप्स नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं। प्रिंट करने के लिए Ctrl+V होता है, किसके लिए? पेस्ट के लिए होता है, और Ctrl+X कट के लिए होता है, एंड Ctrl+V बोल्ड के लिए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ओपन ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करनी। अब कॉपी करने के लिए हम जाहिर सी बात है किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+C का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में जो कोशिकाएं हैं उनको नाम कैसे दिया जाता है? अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है, ऑप्शन A3। MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? एक्सेल में जो 2010 वाला एक्सेल है उसमें पंक्तियों की अधिकतम सीमा कितनी है? तो उसकी अधिकतम सीमा है 1048,576। पिवोट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक्स और स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। देखिए मैराथन क्लास है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्र की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? घटाने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है डेटा। किस टैब का उपयोग किया जाता है? कार्यपत्र की डेटा, जहाँ पर डेटा सूची की बात आती है तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा? एक्सेल का होगा। एक्सेल में क्या होता है? डेटा होता है, तो आंसर क्या होगा? A2। एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजन करना चाहिए? मैक्रो की अगर हमें बनाना है तो किस प्रकार की कुंजी के साथ कंट्रोल कुंजी का संयोजन करना चाहिए? तो वो होगा स्पेशल कैरेक्टर, सॉरी नहीं स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। एक्सेल मैक्रो की बनाना है तो अल्फ़ाबेटिक वर्णानुक्रम अल्फ़ाबेटिक कुंजी के साथ कंट्रोल की के साथ संयोजन करेंगे तब मैक्रो की हमारी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें डायलॉग बॉक्स सेव करना है तो उसके लिए हम F12 का यूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में इज इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होगा? एक्सेल में अगर इज इक्वल टू का साइन लगा है तो वो किसके लिए है? फॉर्मूला के लिए। तो आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन A4। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनना है? अगर उन कोशिकाओं की संख्या को गिनना है तो हम काउंट का यूज़ करेंगे। किसका? काउंट का। काउंट इफ का नहीं, केवल और केवल काउंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है तो वो है नाउ, ऑप्शन A3 नाउ। एक्सेल में MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा? MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है फिल्टर। नेक्स्ट है, कैप्स में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जो कैप्स है उसमें सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड होगा? तो वो कमांड होगा इज इक्वल टू अपर, ऑप्शन A1 अपर। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे? MS एक्सेल में चार्ट को हमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इंसर्ट टैब पर जाएंगे और चार्ट चूज कर लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? तो वो है पेज लेआउट। नेक्स्ट है, डेटा वैलिडेशन का प्रयोग डैश में किया जाता है। डेटा वैलिडेशन का प्रयोग
किस में किया जाता है? जो डेटा वैलिडेशन ऐप, डेटा की बात आती है तो वहाँ पर एक्सेल आता है। क्या होगा आंसर? A1। MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है? MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग हम नहीं कर सकते? बबल का यूज़ करते हैं, सरफेस का यूज़ करते हैं, पाई का करते हैं, लेकिन सर्कल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? सर्कल। बार डायमंड क्रिएट करने के लिए किसका चयन करेंगे? हमें एक बार डायग्राम क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किसका चयन करेंगे? तो हमें इंसर्ट पे जाएंगे और बार जो चार्ट है, बार डायग्राम क्रिएट करना है तो उस पर हम चार्ट पे जाएंगे, तो इंसर्ट चार्ट, यानी कि A3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस टैब और किस फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा? पिवट टेबल हमें डालना है तो किस टैब या किस फंक्शन ग्रुप में हमें पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा? तो विकल्प होगा इंसर्ट टैब टेबल्स ग्रुप में, ऑप्शन A2। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल को एक्सेस करने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? अगर हमें व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेस टूल को एक्सेस करना है तो आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? तो हम डेटा टैब पर क्लिक करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के होते हैं। जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। डैश जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। किसमें? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। एग्जिट इज नॉट अ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति कौन सा स्टेटमेंट देता है? हमें कोई एक स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट का कोई ग्रुप है, उसको निष्पादित करना है तो उसके लिए हमें कौन अनुमति देता है? तो वो अनुमति देता है लूप। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? तो वो क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, ऑप्शन बी यानी कि A2 ऑब्जेक्ट क्लास। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? तो वो होगी ऑब्जेक्ट क्लोन। ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? तो वो होगी ऑब्जेक्ट क्लोन, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है तो वो ऑब्जेक्ट क्लोन होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है? इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है तो वो है फाइनल, ऑप्शन A4 फाइनल। ये क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। एक बार क्लास देखेंगे नहीं समझ में आएगा तभी बोला जाता है कि अपनी तैयारी को शुरुआत से ही एडमिशन लेते हो तुरंत स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर एक महीने में कंप्लीट करोगे तब भी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन नहीं, 80% स्टूडेंट हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी, ITI एग्ज़ाम की तैयारी 2 दिन पहले करता है, यानी कि 22 अगस्त से आपके एग्ज़ाम हैं। मैं पूरा का पूरा आपको अपने चैनल का पूरा रिव्यू दिखा सकती हूँ कि जिस दिन प्रैक्टिकल था उसी दिन बच्चे क्लास को देख रहे थे, एक दिन पहले देख रहे थे। कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि मैडम जी आज मेरा प्रैक्टिकल है, 1 घंटे बाद मेरा प्रैक्टिकल है, कोई जादू की पुड़िया है उसको घोर के मुझे पिला दो। तो ऐसी कोई भी जादू की पुड़िया नहीं बनी है, आपकी तैयारी पर निर्भर है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपने पढ़ा है, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी, आपने नहीं देखी, क्लासेस प्रोवाइड कराई गई नहीं देखी आपने, राइट। अब DGT ने तो इतना आसान कर दिया है कि आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया। अगर ये मॉडल पेपर ये क्वेश्चन भी आपसे ना पढ़े जाएं तो प्लीज़ चैनल पर आके नेगेटिव कमेंट ना करें कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए या फिर हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अगर आप क्लास को पूरा नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, पहली बार में ही देख के अपने आप को डिसाइड कर लेंगे कि हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में जाके घर पे पढ़ने की बात अलग होती है, एग्ज़ाम में कंप्यूटर पर बैठ के उनके आंसर देना, उसको सबमिट करना अलग बात होती है। आप देख लेना, रीचेक करना, क्वेश्चन जो भी आपने आंसर दिए रीचेक करना, 3 से 4 क्वेश्चन आपने गलत टिक किए होंगे, भले ही आपको उनका आंसर आता हुआ लेकिन आपने वो क्वेश्चन गलत टिक किए होंगे, तो रीचेक जरूर करें, सारे क्वेश्चन अटेंड करें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही है। चलिए बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमने यहाँ पर ले लिया है सेक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। चलिए यहाँ पर मैं, ठीक है, रेड। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। भविष्य काल में हमें रिक्त स्थान भरना है। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि ये कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, जू जाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे।
भविष्य में बताना है ना, जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें क्रिया भरनी है। क्या भरना है? हमें यहाँ पर वर्ब भरनी है, तो आंसर होगा विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डैश गुड फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना है? दे यहाँ पर आ गया है तो यानी कि बहुवचन है, दे आर गुड फ्रेंड्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिंपल है, आप इजीली कर लोगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वर्तमान प्रगतिशील कार्य यानी कि प्रगति में है, यानी कि अभी भी वो कार्य जो है वो चालू है। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो जा रही है, किसके? टनल के थ्रू जा रही है। तो क्या होगा? हमें प्रगतिशील काल के साथ भरना है, वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ हमें रिक्त स्थान भरना है, तो आंसर होगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। 54 नंबर क्वेश्चन है, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। डैश आर यू गोइंग, तो आंसर होगा वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरें। आई मेड दिस केक, आई का सर्वनाम यहाँ पर होता है माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक, अब सी का क्या होगा? सी का होगा हर सेल्फ। क्या होगा? हर सेल्फ। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम हमें भरना है। प्रतिवर्ती यानी कि खुद पे ही हमें बनाना है सर्वनाम। सी का खुद पे ही प्रतिवर्ती सर्वनाम क्या होगा? क्या होगा? हर सेल्फ। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, मतलब कि वो जो हर्ट हुई है वो खुद से ही हुई है। 58 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील्ड हर मिस्चीफ। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग यानी कि टिमटिमाती हुई आंखें उसकी मासूमियत को रिवील्ड कर रही हैं, मिस्चीफ को। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ एक स्थान भरें। माई हाउस इज, उपयुक्त पूर्व सर्ग के साथ स्थान भरना है, तो माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। अब थर्ड फ्लोर पे है तो ऑन होगा, ऊपर है, ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो आंसर क्या होगा? A4। निम्न स्तर की भाषा को चुनना है, हमें बताना है कि इनमें से निम्न स्तर की भाषा कौन सी है, तो वो है मशीन लैंग्वेज। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू। जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसको रिफर करता है? वो करता है ध्वनि के उत्पादन को, प्रोडक्शन ऑफ साउंड को क्या करता है? रिफर करता है। टीचर स्कूल वर्क सी ए एज, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सही से लगाना है। क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा सी वर्क एज अ स्कूल टीचर, A2। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाएगा? आवाज़ के उठना यानी कि जब मैंने क्लास को शुरू किया था तब मेरी आवाज़ ऊंची थी, यानी कि तब एनर्जी थी। अब 60 क्वेश्चन हो गए तो मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी लो हो गई है। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आवाज़ का उतार चढ़ाव। 65 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाएगा। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करेगा वो कहलाएगा विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन। जब आप किसी शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको डैश का उपयोग करना चाहिए। आप अपने बड़े से मिल रहे हैं, सीधी सी बात, अपने बड़े से शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे अधिकारियों से अभिवादन कर रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे? आप किसका यूज़ करेंगे? तो आप गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर होता कि आप सुबह टाइम कर रहे तो और अच्छा होता, क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता, समझ में आता। तो आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। हेलो नहीं कहेंगे, हेलो अपने साथी से कहेंगे, हेलो हाय, ये सारी चीज़ें अपने संग साथी से कर सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, आंसर शब्द में मूक अक्षर क्या है? हम आंसर बोलते हैं, आंसर में जो W है ये क्या है? साइलेंट है। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा है? यानी कि कोई चर्चा हो रही है तो उसमें से शिष्टाचारी चर्चा क्या है? अपना आपा खोए ये नहीं होगा, दूसरों की सुने ये तो होगा भैया। अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, मतलब टॉपिक कोई और चल रहा है, आप किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभद्र या अपशिष्ट भाषा का प्रयोग करें, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? लिसन्स टू अदर। शिष्टाचार का डोंट है, मतलब जो शिष्टाचार जो चर्चा होती है उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दिमाग खुला रखना है, बिल्कुल सही है, ये तो खुला होना ही चाहिए। शिष्टाचार की उसमें आता है, चर्चा में आता है, शिष्टाचार चर्चा में आता है, क्या नहीं पूछा है, नहीं होना चाहिए। मध्यम स्वरों का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। दूसरों की सुने, बिल्कुल। अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आर्ग्यू अननेसेसरी।
कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 71 नंबर क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर 10 है। अब फिर से वही क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर देखिए 1 यानी कि 1 2 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। 5th ऐसे लिखा जाएगा, 6th ऐसे, 8th, तो ये जो तीनों हैं इधर ये नहीं होगा, कार्डिनल नंबर 1 है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है? विस्मयादिबोधक हमने 10th में बहुत ही क्वेश्चंस पढ़े हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है? तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, बिल्कुल सही है। विस्मयादिबोधक अगर आप चिन्ह भी पहचानते हैं तो आंसर आप सही कर देंगे। इसमें देखिए फुल स्टॉप है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होगा, और इसमें कॉमा है, ये नहीं होगा। सक्रिय आवाज़ में कौन सा, यानी कि एक्टिव वॉइस हमें पहचानी। तो एक्टिव वॉइस देखिए बिल्कुल क्लियर होती है, सिंपल होती है, उसमें बाई वगैरह कुछ नहीं लगा होता है। राम हैज़ पास्ड द एग्जाम, तो ये है एक एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है? ये तीनों पैसिव है। द बॉल वॉज कॉट बाई हिम, ये पैसिव हो गया। द बुक वॉज बीइंग रीड बाई हर, वी वर ड्रिवन होम बाई डैड, तो ये तीनों क्या है? पैसिव है। एक्टिव हमें पहचानना था, तो वो है राम हैज़ पास्ड द एग्जाम। पैसिव वॉइस हमें पहचानना है, तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस पहचानेंगे, ये तीनों तो एक्टिव हैं, लेकिन ये जो है ये पैसिव है, तो आंसर क्या होगा? A3। मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरे मॉडल पेपर पर चलते हैं, दूसरा मॉडल पेपर खोलते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर सेकेंड है, मॉडल सेकेंड। अब इसमें हम 75 क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 150 क्वेश्चन थ्योरी के और 75 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इसी मैराथन क्लास में देखने को मिलेंगे। 75 क्वेश्चन यानी कि एक मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, अब दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लास से बीच में आए हैं या फिर अभी जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और आगे आने वाली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मैराथन क्लास मैंने आपको करवा दी है, एक और मैराथन क्लास मैंने आपको करवा दी है, वो भी जाके आप ज़रूर देख लें। 3 मैराथन क्लास आप देख लें, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 3 मैराथन क्लास आप देखेंगे, आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है अपने सेकंड मॉडल पेपर का। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? हमें क्या करना है? लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए हमें किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? तो वो सेटिंग होगी मार्जिन। कौन सी सेटिंग होगी? मार्जिन होगी। सेकंड क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? तो वो है स्लाइड। प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? हमें त्वरित एनिमेशन जोड़ना है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन जोड़ेंगे तो जो प्रस्तुति है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही इंटरेक्टिव बनेगी, यानी कि अच्छी बनेगी। तो वो उसका यूज़ करेंगे, किसका? क्रिया बटन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को मैंने पिछली मैराथन क्लास में किया था। और देखिए वही क्वेश्चन, उसी तरीके के लगभग 40% क्वेश्चन आपको DGT ने मॉडल पेपर के रूप में इंक्लूड किए हैं, मॉडल पेपर में इंक्लूड किए हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है। और आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम में आपको ये इस मैराथन क्लास से ये तीनों मॉडल पेपर के क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, एंड काफ़ी हद तक इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि DGT खुद चाहता है कि बच्चे पास हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है? तो वो है स्लाइड लेआउट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ईस्केप करेंगे, सभी को पता है, हम कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन होते हैं? तो 3 पेन होते हैं। 2010 में बैक स्टेज व्यू में 3 पेन होते हैं। नेक्स्ट, स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो हमें पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करना है, तो हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? तो वो है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड बदलने की अनुमति दे रहा है, तो वो होगा स्लाइड ट्रांजिशन।
नेक्स्ट है पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित रूप से हमें कोई प्रस्तुति बनानी है तो वो ऑटो कंटेंट विजार्ड जो विकल्प है उसका प्रयोग करेंगे। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है, यानी कि निर्मित डिजाइन प्रदान करेगा तो वो होगा क्या, वो होगा टेम्पलेट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें प्रेजेंटेशन को चलाना है तो F5 करेंगे, रोकना है तो एस्केप की का प्रयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है लेकिन क्वेश्चन वही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे अगर हम फाइल सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, तो वो होगी .pptx। पावर पॉइंट में थीम्स टैब किस टैब के अंतर्गत पाई जाता है, जो थीम्स होती हैं वो किस टैब के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है डिज़ाइन टैब के अंतर्गत। किस टैब के अंतर्गत, डिज़ाइन टैब के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड में ब्लॉक एरो डालने के लिए किस टैब का प्रयोग करेंगे। स्लाइड में ब्लॉक एरो डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैब का नाम हमें बताना है, तो वो टैब होगा इंसर्ट टैब। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफ़ॉल्ट रूप में पेज सेटअप ओरिएंटेशन है। जो पावर पॉइंट अगर हम खोलते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट होगा लैंडस्केप। लैंडस्केप ऐसा होता है एंड पोर्ट्रेट ऐसा होता है। MS प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रिंट करना है तो कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे, प्रिंट करना है तो हम Ctrl+P का यूज़ करेंगे। सिंगल पेज पर 4 स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सिंगल पेज पर 4 स्लाइड हमें प्रिंट करना है तो हम हैंडआउट्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस डिजाइन में डैश में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, डेटाबेस डिजाइन में किसका इनिशियल फेज यानी कि पहला फेज में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए किया जाता है। DDL का पूर्ण रूप हमें बताना है। DDL का फुल फॉर्म तो आएंगी ही आएंगी, आप देख लीजिएगा। DDL का पूर्ण रूप हमें बताना है तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DML। DML का पूर्ण रूप बताना है तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्या आवश्यकता है। विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्या आवश्यकता, तो वही आवश्यकता वी मस्ट हैव अ सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन द व्यू। IP का पूर्ण रूप हमें बताना है। IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट टोपोलॉजी। IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट टोपोलॉजी। 25 नंबर क्वेश्चन है वैन के लिए कौन सा उदाहरण है, तो वैन के लिए उदाहरण है ईथरनेट। ये मतलब क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आता, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर बार ये क्वेश्चन आया है। और जो भी आपको लग रहा है कि ये मैडम रिपीट क्यों करा रही है, रिपीट समझ लो ये क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ADSL का पूर्ण रूप क्या है, तो ADSL का पूर्ण रूप होता है असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 27 नंबर क्वेश्चन है 3D 5UTV केबल में तारों के कितने जोड़े हैं, तो 3D 5UTV में 4 केबल तारों की जोड़ी, ठीक है, कितने, 4। ट्विस्टेड पेयर वायर कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल किसके उदाहरण हैं। ये जो वायर हैं ट्विस्टेड पेयर वायर कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये किसके उदाहरण है, तो ये वायर्ड मीडिया के उदाहरण हैं। याद रखिएगा वायर्ड मीडिया के उदाहरण हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, मॉडेम का। TCP का फुल फॉर्म क्या है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसकी आवश्यकता है, 2 तरफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। रियल टाइम में जैसे रियल टाइम जैसे होता है लाइव हो या फिर वीडियो कॉल कर रहे हो, फिर कॉल कर रहे होते, बात कर रहे होते फ़ोन पे, तो उसमें 2 तरफ से कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। कैसी, रिसीवर और सेंडर की। कैसी, रिसीवर और सेंडर की। राज्य, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप क्या है, वैन का पूर्ण रूप हमें बताना है, तो अभी हमने जैसे बताया वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि क्या है
पूरे राज्य, देश या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली है वो है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है? कौन सा नेटवर्क होगा जो 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा? तो वो वैन ही होगा। लैन के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, ना ही मेट्रोपोलियन के अंतर्गत आ पाएगा, वैन होगा इसका राइट आंसर। प्रॉक्सी सर्वर किस सर्वर लोड को कम करता है? जो प्रॉक्सी सर्वर है वो किस सर्वर लोड को कम करता है? तो वो है ओरिजिनल सर्वर। किसको? ओरिजिनल सर्वर के लोड को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है? इनमें से कौन है जो फायरवॉल द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है, आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है? तो वो है डेनियल ऑफ सर्विस। कौन सा आक्रमण है जो फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है? तो वो डेनियल ऑफ सर्विस है। बायोस क्या है? बायोस एक फर्मवेयर है। WW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 41 है इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट का मुख्य लाभ क्या है? इंटरनेट और इंट्रानेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंटरनेट की तुलना में जो इंट्रानेट है, इंट्रानेट का मुख्य लाभ क्या होता है कि ये ज़्यादा सेफ होता है। ईमेल का दीर्घ रूप क्या है? यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म बताना है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चंस के महत्वता जो है वो जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, जो चीज़ें जानते हैं कि जो DGT है वो पास कराता है, खुद क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, खुद PDF प्रोवाइड कराता है, और बस काम कुछ नहीं होता है, बच्चों का पढ़ना होता है उनको। अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़े जाएंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप IITI करना आपके लिए ठीक नहीं है फिर, क्योंकि आप जब ये कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे पास होंगे? जब बेसिक आपको पता नहीं, देखिए आप पास कर लेंगे, IITI पास कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी बेसिक जानकारी नहीं है, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कोपा टेट से हो, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, तो आप बाहर नौकरी भी नहीं ले सकते हो ऑफिस वर्क वाली, राइट, कंपाउंडर वाली जो भी जॉब होती हैं 15-20 हज़ार की, ठीक है। आजकल तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग 15-20 हज़ार की जॉब के लिए भी भटक रहे हैं, राइट। तो आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। जॉब इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है प्राइवेट में। क्वेश्चन पर आइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित पाठ्यक्रम के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? तो हमें ऑनलाइन डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन विकास की। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या होता है? हम जब भी कोडिंग करते हैं तो पहला टैग होता है एचटीएमएल का ही, लास्ट टैग होता है एचटीएमएल। इस तरीके हमने पिछली मैराथन क्लास में बताया था। सीएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएसएस का पूर्ण रूप होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। पाइथन के लिए पिप क्या है? जो पिप है वो क्या है? तो पिप होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, पिप। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है? तो वो है क्लास। ये जो क्लास है ये कोर डेटा टाइप नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च पूर्वता है? इनमें से किसकी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च पूर्वता है? तो वो है पैरेंथेसिस, ऑप्शन A4 यानी कि ऑप्शन डी पैरेंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पावर यानी कि AB जो पावर है के लिए सही विकल्प है? तो ऑप्शन A2, A *** B, ये जो है ये सही विकल्प है। क्या कौन सा ऑपरेटर है जो सही विकल्प है? वो है ऑप्शन A2। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान पाइथन इफ स्टेटमेंट है? कौन सा मान पाइथन इफ स्टेटमेंट है? तो वो है इफ A > 2, A1। ये एक पाइथन इफ का सही स्टेटमेंट है। कौन सा एक संयोजन नहीं है? अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आ गए। 50 क्वेश्चन हमने थ्योरी के कर लिया, 25 क्वेश्चन हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करेंगे। कौन सा एक संयोजन नहीं यानी कि एक कंजंक्शन नहीं है? वो है ऑन। ऑन एक कंजंक्शन नहीं है। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो वो है बोरियत पैदा करना,
डेवलपमेंट, बोर्डम। कौन सा स्वर नहीं है? हम सभी को पता है 5 स्वर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन जो एफ है ये कहाँ से आ गया बीच में? A3 इसका राइट आंसर होगा, ये वोवेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? कार्यालय शिष्टाचार यानी कि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में जा रहे हो, तो कौन सा एक अच्छा शिष्टाचार है? एक, औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा? वन शुड ड्रेस फॉर्मली। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो जो ड्रेस है वो फॉर्मली होनी चाहिए। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाएगा? वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है, यानी कि होता है ना कि स्पेलिंग, एक दो स्पेलिंग इधर होती हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो भिन्न होता है, भिन्न होता है। और अगर उसको बोला जाए तो वो समान होते हैं, कहने में भी समान होते हैं, लिखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, उनको कहा जाता है होमोफोन। डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। इनमें से क्या है जो मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा? जो डेडिकेशन है, हमें अगर डेडिकेशन है इंग्लिश सीखने की, निष्ठा है मुझे अंग्रेजी सीखने की, तो हम डेफिनेटली सीख लेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर डर रहेगा, क्रोध रहेगा, साइनस, शर्म आएगी, तो हम अंग्रेजी या फिर कोई भी भाषा या फिर कोई भी चीज़, नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और आएगा, तो यही पूछ रहा है ऑप्शन ए। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? बड़े अक्षर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी वाक्य की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति का नाम होता है, बिल्कुल सही। नेम ऑफ प्लेस, ये भी सही होगा, किसी भी स्थान का नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? इनमें से कौन सा एक वर्णात्मक यानी कि वर्णन कर रहा है? तो वर्णन क्या होगा? खाना खा लो, मरम्मत, गरम या फिर सूप। तो जो हॉट शब्द है ये क्या है? वर्णन कर रहा है कि जो सूप है या फिर कोई भी खाना है या फिर चाय है, कॉफ़ी है, ये हॉट है, गरम है, तो ये एक वर्णात्मक शब्द है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। जब कोई थैंक यू, धन्यवाद कहता है, तो हमें जवाब में क्या देना चाहिए? बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, जब कोई हमसे थैंक यू बोलता है तो हम क्या कहते हैं? योर वेलकम। तो आंसर क्या होगा? A2। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप इजीली पास कर लेंगे, ये मैं आपको शुरुआत से कहती आ रही हूँ। बस 1 से 2 बार आपको जो भी चैनल पर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई गई हैं उनको आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। अभी रिसेंट मैंने मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी, आपको करवाई थी मैराथन, उसको देख लें। और ये क्लास तो आपको, ये मैराथन क्लास तो देखनी ही देखनी है पूरी। 75 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देखने ही देखने हैं और 150 क्वेश्चन आपको थ्योरी के देखने हैं, ठीक है। ऑड विषम शब्द हमें चुनना है, क्या करना है? ऑड हमें विषम शब्द चुनना है, यानी कि ऑड चुनना है। प्लीज़, सॉरी, पेपर, थैंक। अब देखिए प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये तो सिमिलर है, ठीक है। ये हम बोलते हैं प्लीज़ अपनी बुक दे दो, या फिर सॉरी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, थैंक्स। लेकिन जो पेपर, ये थोड़ा सा विषम है, थोड़ा सा क्या, पूरा ही विषम है, तो आंसर क्या होगा? पेपर। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डेस्क के साथ कार्य करता हूँ। अब वेल्डर है वो किसके साथ काम करेगा? वह वेल्डिंग टूल के साथ ही तो करेगा, लैपटॉप के साथ तो करेगा नहीं, ना ही नेल पॉलिश, ना ही रोबोट्स के साथ कार्य करेगा। वेल्डर है तो वो वेल्डिंग उपकरण के साथ काम करेगा। आज का मौसम किस तरीके से होने जा रहा है? बोलते हैं ना कि आज का मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्म रहेगा, तो आंसर क्या होगा? वार्म। ब्लू जैसा कुछ नहीं होता है कि आज का मौसम नीला होने जा रहा है। अर्जेंट में आज का मौसम है, पानी जो है वो अर्जेंट में आ रहा है। होपफुल, आशापूर्ण है, तो आंसर क्या होगा? वार्म। शब्द वैन जब को दर्शाता है, जो वैन है वो किसको दर्शाएगा? वो समय को दर्शाएगा, वैन। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। राहुल को अपने कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों और विश्वास, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को कहा जाता है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियां, विचारों, विश्वास, प्रेरणा आदि मूल्यों को हम क्या कहेंगे? सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे। आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपकी पहचान कौन नहीं दर्शा सकता? आपके व्यक्तित्व को कौन नहीं दर्शा सकता? ओपिनियन, आपके विचार, आपकी वैल्यू, आपकी पसंद, या फिर एक परीक्षा में प्राप्त अंक? ये तो नहीं होगा। एक परीक्षा में प्राप्त अंक किसी भी बच्चे का भविष्य नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते। आप उसको उसके मार्कशीट के आधार पर जज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं, गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो होंगे व्यक्तिगत स्ट्रेंथ।
व्यक्तिगत ताकत जो होती है वो एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं होती हैं, गुण होते हैं और आपको जीवन में और करियर में अच्छी तरीके से बढ़ने में मदद करती हैं। डैश ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, तो होगा पर्सनल वीकनेस। किन पर काम करने की आवश्यकता होती है? पर्सनल वीकनेस पर काम करने की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे मैडम आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हो, तो देखो अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, हिंदी में भी पढ़ूंगी तो बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी और मुझे पता है कोई भी बच्चा इतना 1 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे सच में जादू की पुड़िया चाहिए, कोई ऐसा चैनल मुझे मिल जाए, कोई ऐसा टीचर मुझे मिल जाए जो जादू की पुड़िया घोर के हमको पिला दे और हम एग्ज़ाम में पास हो जाए। भैया आपको पास होना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना होगा। चाहे आप मेरे चैनल से पढ़ो, चाहे आप किसी के भी चैनल से पढ़ो, आपको पढ़ना होगा। कोई भी आपको जादू की पुड़िया नहीं पिला पाएगा, वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है। अगर आप कहोगे कि नहीं इस क्लास में मज़ा नहीं आता इस चैनल पर, तो मैडम बस क्लास ही करवाती रहती हैं, क्वेश्चन ही पढ़ती रहती हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा हंसाती नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं करती हैं, तो ये क्लास है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप जाहिर सी बात है कोई भी शो देख सकते हैं। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण हमें बताना है तो बीइंग लेजी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण बीइंग लेजी। 71 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। हम सभी को पता है जो लक्ष्य होते हैं वो तो 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। तनाव क्या है? तनाव क्या है? तनाव देखिए क्या होता है, तनाव होता है निराशा और निराशा की भावना। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से क्या है? अच्छे संकेत देखिए हमें बताना, अच्छा तनाव भी होता है, ये आपको अब पता चल गया होगा कि अच्छा और बुरा तनाव भी होता है। अच्छा तनाव जान लेते हैं कि उसके संकेत क्या होते हैं। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, ये एक अच्छे तनाव का संकेत है। यानी कि नींद भी हो रही है पूरी और लंबे समय तक तनाव भी नहीं हो रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम से आप अपने तनाव से दूर हैं। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ध्यान से सुनिए, एक गतिविधि होती है जिसको हम स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, जो क्या करती है, जो तनाव को रोकती है और उसको कम करती है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? यानी कि हमें बताने कि इनमें से कौन है जो तनाव को कम करने में मदद नहीं कर रही है। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, समय पर बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना, गार्डनिंग करना, तो ये तीनों तो होंगे भैया। जितने ज़्यादा आप लोग बिजी रहोगे उतना ज़्यादा आप तनाव से, टेंशन से, उन सारी चीज़ों से दूर रहोगे। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, लंबे समय तक उसी समस्या के बारे में सोचते रहोगे तो आप और समस्या में और भी तनाव में चले जाएंगे और आपका जो तनाव है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, यानी कि आप उससे बहुत देर में निकल पाओगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, सेकंड मॉडल पेपर का। उसके बाद हम थर्ड मॉडल पेपर भी करेंगे। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या होता है? तो ये एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। माइंडफुलनेस क्या होता है? ये एक पल में उपस्थित, पूरी तरीके से उपस्थित होने की क्षमता। ये एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता क्या है? माइंडफुलनेस है। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमने सेकंड मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम अभी तक कितने 100 क्वेश्चन थ्योरी के और 50 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कर चुके हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप जल्दी से अपना कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर 150 क्वेश्चन में कितना रहा है, तो तभी आपको अपनी तैयारी पता चल पाएगी। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और पहली बार अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा भी क्लास देखने की ज़रूरत है। बस ये DGT द्वारा प्रोवाइडेड क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। जितनी भी आज मैं इस मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी, 150 थ्योरी के, 75 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इनके आंसर याद होने चाहिए। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। चलिए मॉडल पेपर थर्ड खोलते हैं। अब हम करेंगे मॉडल थर्ड, तीसरा और लास्ट हमारा मॉडल पेपर होगा। जैसा मैंने आपको बोला था कि 3 मॉडल पेपर आपको एक साथ एक ही मैराथन क्लास में देखने को मिलेंगे। तो ये लास्ट मॉडल पेपर है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मॉडल पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वह कौन सा क्रम है जिनमें कंप्यूटर संचालित होता है? जिससे कंप्यूटर संचालित होता है वो क्रम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत पहले से, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट।
जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैडम की क्लास में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और डीजीटी ने भी वही किया है, जो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं उनको मॉडल पेपर में इन्होंने रखा है। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? जो समानांतर पोर्ट होता है वो एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो वो एक बार में 8 बिट को स्थानांतरित करता है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो सीपीयू की जो आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई है वो एसएमपीएस है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो मदरबोर्ड है उसका उद्देश्य क्या है विस्तार स्लॉट का? टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए जो विस्तार स्लॉट है उसका उद्देश्य क्या होता है? टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। 5th नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आपको इन मॉडल पेपर में आज के मैराथन क्लास में काफ़ी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू देखने को मिले होंगे। जिन्होंने अभी तक एक भी मैराथन क्लास नहीं देखी है, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एक भी मॉडल पेपर नहीं देखा है, उनको आप कुछ क्वेश्चन जो हैं वो नहीं लग रहे होंगे, बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे। विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वो है करंट पासिंग की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन पहले हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में था, अब ये इसको थ्योरी में कर दिया है। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि एबीसी एयरवे, यानी कि हवा आनी चाहिए, ब्रीथिंग आनी चाहिए और सर्कुलेशन होना चाहिए। तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये होता है एबीसी का पूर्ण रूप। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या है? करंट है। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है? इनमें से आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है? तो वो है नेल्सन्स मेथड, यानी कि नेल्सन्स की विधि, नेल्सन्स मेथड। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी? एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस? ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? तो विंडोज है। नेक्स्ट है, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो वह है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या है? तो उनका क्रम है हिराचिकली, यानी कि पदानुक्रम। वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडो? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है? जो पिन किए गए एप्लीकेशन होते हैं उनको हम टास्क बार में रखते हैं। किसमें? टास्क बार में रखते हैं। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यानी कि हम नोटपैड पर काम कर रहे हैं, उसकी जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो उसका एक्सटेंशन होगा .txt। पावर पॉइंट का .pptx, ये पावर पॉइंट का क्या है? एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग का वॉइस कमांड से संयोजित करने के लिए किया जाता है। हमें उस पैनल का नाम बताना, उस टूल का नाम बताना है जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो वो कमांड है ईजी टू एक्सेस। टूल है ये ईजी टू एक्सेस जो है वो टूल है, सॉरी कमांड नहीं, टूल है यहाँ पर कमांड। ईजी टू एक्सेस एक टूल है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए करते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? हमें स्टार्ट मेन्यू है उसको खोलना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वो है विंडो लोगो। मेरा मुंह दर्द हो गया। विंडो लोगो। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ प्रिंटर? जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो हम सभी जानते हैं जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मुंह मेरा साथ नहीं दे रहा है कि अनामिका अब तुम कुछ और भी बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, क्रिया
प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताएं। जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उसको हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाइकिल बिन। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसमें हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं तो उस टूल का नाम होगा डेट एंड टाइम। नेम द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। हमें विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज़ करेंगे? तो वो कुंजी होगी F5। रिफ्रेश करने के लिए F5, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए F5, रोकने के लिए Escape। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? तो प्रिंटर हमेशा हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट देता है। स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? स्कैन छवि का मानक एक्सटेंशन होता है .jpg। .jpg दिख नहीं रहा होगा ना डॉट। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है? तो टिपिकल डीवीडी की क्षमता होती है 4.7 GB। व्हाट इज बायोस? बायोस क्या है? तो बायोस एक फर्मवेयर है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है बर्न सीडी या डीवीडी, सीडी या डीवीडी को बर्न करना। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा जो प्रणाली होती है वो होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। सभी डेटा को हटाना है तो प्रक्रिया कहलाएगी फॉर्मेटिंग, ना कि होगी डिलीट या फिर इरेज। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर को हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है तो वो पोर्ट कहलाएगा VGA। कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम किस रूप में जानते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विद स्प्रेडशीट पैकेज। कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के साथ प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? इनमें से कौन सा OS के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? तो वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि जोड़ता है, ब्रिज बनाता है, ब्रिज का काम करता है? तो वो है एप्लीकेशन। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरती फाइल को संक्रमित करता है? इनमें से कौन सा वायरस है जो क्या करता है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरती फाइलों को संक्रमित करता है, तो वो है मैक्रो वायरस। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस का कमांड का उपयोग करेंगे? किसी निर्देशिका को हटाना है तो हम RD का यूज़ करेंगे। कमांड क्या होगा? RD होगा। लाइनेक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का प्रयोग करते हैं? लाइनेक्स में अगर हमें पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करना है तो उसके लिए जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर होगा डबल डॉट। ऑप्शन A2। लाइनेक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो वो वर्ड है A1। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं की कैसे कहा जाता है? सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कौन सा फाइल नाम कमांड में मेल खाएगा? इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन मार्क है और बाद में T है, .txt है। तो हम देखेंगे कि जो A4 ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4 ये क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा, लास्ट में T है, .txt है। तो A4 हमारा राइट हो रहा है, यानी कि मेल खा रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ड है? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है एस्टरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क। लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन A2 स्क्वायर ब्रैकेट।
HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लास की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो है एप्लेट वीवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है तो वो है इनम। इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित में से प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है तो वो है डबल। वर्णों का एक क्रम क्या कहलाएगा? वर्णों का एक क्रम स्ट्रिंग कहलाएगा। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को एक्सेसर के तरीके के रूप में जाना जाता है। अब 150 हमने थ्योरी के कर लिए हैं, ठीक है। अब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन करेंगे 25 और इन्हीं के साथ हम अपनी मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे। नौकरी या काम में होना चाहिए। नौकरी या काम में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय। नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है? जैसे किसी के पास काम नहीं है तो वो क्या है? बेरोजगार है। लेकिन अगर नौकरी है या काम है तो क्या है? वो एम्प्लॉय है, यानी कि रोजगार है उसके पास। डैश करने की क्षमता है। द एबिलिटी टू डू इज क्या करने की? स्किल। स्किल होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने की आप क्षमता रखते हैं अगर आपके पास स्किल है, यानी कि कौशल है कुछ भी करने का। एक विकास मानसिकता वाले व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो, ग्रो, चेंज एंड लर्न के लिए तैयार रहता है। नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं ये हमें बताना है। आप देखेंगे ओला तो नया है, ऊबर भी नया है, स्विगी भी, ये तीनों तो भैया ट्रेंड में है, लेकिन जो STD बूथ है ये पुराना है। तो आंसर क्या है? STD बूथ। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 21वीं सदी के कार्यस्थल रोजगार पाने में मदद करते हैं। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। जो 21वीं सदी की कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं और साथ साथ में जहाँ पर जो जॉब मार्केट है वो भी चेंज हो रहा है। तो आंसर होगा इसका A2। ये परफेक्ट बैठ रहा है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले। नैतिकता का अर्थ है, नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब नैतिकता का अर्थ नेम ऑफ सिटी नहीं होगा, सॉरी ये क्या हो जाता है, नेम ऑफ सिटी नहीं होगा, रोजगार कौशल नहीं होगा, समाज से संबंधित नहीं, ये तो नहीं होगा। तो आंसर तो हमारा होगा क्या? A1। अरे भैया हैंग बहुत देर से लैपटॉप चल रहा है। हाँ चल ही नहीं रहा, क्या बात है भैया, थोड़े क्वेश्चन और रह गए, चल जाओ। हाँ वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ हैं हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करती हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, डैश संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। क्या प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। अनुचित पद को पहचानना है हमें, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित पद को पहचानना है। ग्रीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आए भैया क्या हो गया, यही तो है कि अब यहाँ थे। तो हमें अनुचित पद को पहचानना है। अनुचित पद को पहचानिए। तो अनुचित पद हम कैसे पहचानेंगे? ग्रीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो हमने साउंड पोल्यूशन भी देखा है, एयर पोल्यूशन भी देखा है, वाटर पोल्यूशन भी देखा है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन पोल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अनुचित पद हमें क्या पहचानना है? ग्रीन पोल्यूशन। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये सेक्युलर देश होगा। किस तरीके का? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर कंट्री। 61 नंबर क्वेश्चन है, डैश मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। डैश मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं किसमें? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। हार्ड स्किल क्या है? इनमें से कठिन कौशल क्या है जो बहुत देर में या फिर काफ़ी मेहनत करके सीख पाएंगे?
त्वरित शिक्षार्थी, क्विक लर्नर ये तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट ये भी होगा। स्पोकिंग इंग्लिश, इसको हम 1 महीने का 1.5 महीने का कोर्स करेंगे, हो जाएगा। लेकिन जो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की जो स्पीड है ये थोड़ी सी कठिन है। मतलब कि 1 सेकेंड में एक शब्द को, एक वर्ड को टाइप करना थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा क्या, मुझे लगता है काफ़ी कठिन है। अगर किसी को सिंपल लग रहा है तो होगा सिंपल, उनके लिए अच्छी बात है। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अगर आपको अपने आप को विकसित करना है तो आपको खुद को जानना होगा। नो योर सेल्फ, सबसे पहले तो आपको खुद को जानना होगा कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, किस चीज़ में आप आगे जा सकते हो, तभी आपका विकास संभव है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, यही होगा हमारा समय प्रबंधन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें। जैसे कि आप लोग अगर अपना जो सिलेबस है, अपने जो चैप्टर हैं वो सही समय पर कंप्लीट करते तो आज आपको इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं होती। कमेंट में धक्का मुक्की चलती है ना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भैया आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, ऊपर से आप ये भी करो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए कहाँ से लाऊँ? जो DGT ने जो आपको दिए हैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं उनको मैंने आपको दे दिए, मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इससे भी इम्पोर्टेंट तो मेरे पास नहीं है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो DGT द्वारा प्रोवाइडेड क्वेश्चन ही हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप चाह रहे हैं वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम में क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रेसिस, छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी, समरूप और संक्षिप्त नाम। तो एक रिज्यूम है उसमें शॉर्ट एंड प्रेसिस, छोटा और सटीक जानकारी होनी चाहिए आपके रिज्यूम में। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाएगा? किसी कार्य, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण देना है तो हमें वो कहलाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आपके पास कॉल आती है इंटरव्यू की कि आपको इंटरव्यू देना है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो आप, जाहिर सी बात है, आप साक्षात्कार में जाएंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द चुनना है। एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, आपको कौन सा जानवर पसंद है। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनना है। रोहन, डेविड एंड राम। रोहन, डेविड, रोहन के बाद क्या आएगा? कॉमा आएगा। 2 नाउन एक साथ हैं, उनके बीच, 2 नाउन के बीच कॉमा लगेगा। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता हाउ हैव यू बीन तो आप आंसर किस तरीके से देंगे? भैया उसने इंग्लिश में पूछा हाउ हैव यू बीन, तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे अरे हम तो बढ़िया हैं तुम अपने बताओ। आप उसने इंग्लिश में अच्छे से रिस्पेक्ट से हाउ हैव यू बीन तो आप भी आंसर दे दोगे वेरी वेल एंड यू, तो आंसर क्या होगा? A1। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट है वो कब घटित हुआ था? कब की बात हो रही है, यानी कि समय पूछ रहा है। एट 10:30 लास्ट नाइट, पिछली रात की, यानी कि कल रात के 10:30 बजे ये जो एक्सीडेंट है वो घटित हुआ था। क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड यानी कि जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत क्या करता था? सीख रहा था। तो आंसर क्या होगा? लर्नड। सर्कुलम वीटा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सर्कुलम जो वीटा है उसको रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। 75 और लास्ट क्वेश्चन है इस मैराथन क्लास का। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज, तुलना करनी है तो तुलना के लिए योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ऑप्शन A2। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी जो मैराथन क्लास है ये कंप्लीट होती है। अब आपकी कोई भी मैराथन क्लास नहीं आएगी। कोई भी डाउट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। किसी भी तरीके के डाउट आप कमेंट में बता सकते हैं, उसकी एक वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। आपके एडमिट कार्ड कब से आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जाना है, क्या आपको चीज़ें लेके जानी हैं, ये आपको हम बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिज़ल्ट कब आएगा, आपको कोपा के बाद कौन कौन सी जॉब मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। कोपा रेट से कौन कौन सी जॉब आती हैं जब भी आएंगी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। रिज़ल्ट तो आपका कुछ ही दिनों में आ जाएगा।
एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा। बस आपको अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन थ्योरी के और 75 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मेरा सच में मुंह दर्द होने लगा है। मुंह जो जबड़ा है, जबड़ा ये बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि क्लास के लास्ट में मेरा जो टोन था, आवाज़ का टोन, मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी जो टंग है वो स्लिप हो रही थी, यानी कि हकला रही थी, क्योंकि जो मुंह है वो मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था कि अनामिका बस करो, अब मत बोलो, क्योंकि इतना मैं बोलती ही नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि छोटी छोटी 25-25 मिनट की मैं क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, तो लगातार आपकी क्लासेस हुई हैं, आपको बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अपने एग्ज़ाम में बेफिक्र होके जाइए। तैयारी अच्छी है तो बेफिक्र होके जाइए। कुछ नहीं, एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी, कुछ भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, बाकी और कुछ लेके नहीं जाना है। पेन भी ले जा सकते हो, ठीक है, एक पेन ले जा सकते हो, बस 3 चीज़ें ले जानी है, पेन और एडमिट कार्ड, और तीसरा होगा आपका कोई भी आईडी प्रूफ, बस, और कुछ लेके नहीं जाना है। आपके एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम सेंटर पर आपके कंप्यूटर पर आप जब बैठोगे, क्या कैसे करना है, वो आपके जो ड्यूटी लगी होगी हॉल में, जिसकी भी ड्यूटी लगी होगी वो आपको बताएंगे। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बुला के पूछ लेना। ठीक है, सबमिट करना है तो पूछ के करना है कि किस तरीके से सबमिट होगा, क्योंकि एक होता है क्लियर, एक होता है सबमिट। क्लियर कर दोगे तो जो भी आपने आंसर लगाए हैं, टिक किए हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछ के करना। अगर कोई भी चीज़ जिसको समझ में आ रही है, जिसने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, वो आराम से अपना कर सकता है, लेकिन जिसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हर चीज़ पूछ के करें। ठीक है, समझ गए हो। स्क्रीन पर आपको पिछली मैराथन क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और हमने कोपा थ्योरी की मैराथन क्लास की थी, वो आपको शो हो रही होगी। इन क्लासेस को ज़रूर देख लें, तैयारी बेहतर रखें और आराम से अपना एग्ज़ाम देने जाएं।